Hello, good morning everyone. So hello everyone. So yesterday we have done with the computation of total income and taxable liability. We have to learn about that. We have seen the slab rate of income of individual, senior citizen, super senior citizen. What is the surcharge percentage will be, and the rebate we will get or not. We have seen, and after that we have seen the companies. कंपनी का हम लोग ने ये देखा कि कैसे परसेंटेज रेट होगा उसका, तो वो सब हम लोग ने यहाँ पे देखा हुआ है। ओके, और सो उसके बाद हम लोग को यहाँ पे क्या है, अच्छा हम लोग को क्वेश्चन नंबर 1 करना है। मैंने आपको बोला था ये क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सॉरी इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना होगा वो बताने के लिए। आपने कैलकुलेट किया सब लोग ने? एवरीवन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कितना आ रहा है? ठीक है, ओके, विल सॉल्व दिस। एडजस्टमेंट हम लोग ने सॉल्व किया था कल। ठीक है, एडजस्टमेंट तो लिख के लिया है ना आप लोगों ने? मैम 9,53,528 देखते हैं कितना आता है। ठीक है, सो हम लोग को भी यहाँ पे क्या करना है, एक एक सॉल्व करना रहेगा। ये टोटल इनकम का सम है। तो हम लोग ने पहले एडजस्टमेंट लास्ट लेक्चर में किया हुआ है। हम लोग को अभी पोस्टिंग करना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए। सो हम लोग पोस्टिंग देखते हैं। सेल्स मतलब आपको क्या करना है, पहले आपको क्रेडिट साइड जाना है। पहले आप नेट प्रॉफिट लिख लोगे, उसके बाद आपको क्रेडिट साइड जाना है। क्रेडिट साइड जाने के बाद आप देखोगे जैसे कि वहाँ पे सेल्स का अमाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट। अगर मेरा वहाँ पे सेल्स का अमाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, दैट मीन्स ये दोनों मेरे बिजनेस से रिलेटेड है। तो जब ये लोग मेरे बिजनेस से रिलेटेड है, मुझे इनको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये ऑलरेडी अपने नेट प्रॉफिट में इंक्लूड है। ये जो सेल्स का अमाउंट है और क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है, ये दोनों अमाउंट मेरे नेट प्रॉफिट के अंदर इंक्लूड है। तो आपको इसको हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। आफ्टर दैट जस्ट गो ऑन द डेबिट साइड एंड जस्ट चेक इट वेदर इट्स पर्सनल और बिजनेस। जैसे कि आपको बोला है कि ओपनिंग स्टॉक जो होगा वो बिजनेस का ही होगा, कुछ नहीं करना है, इग्नोर। परचेज बिजनेस का है, सैलरी एंड वेजेस बिजनेस का है, रेंट एंड रेट्स जो है वो भी बिजनेस का है, कमीशन जो है बिजनेस का है, क्योंकि ये सब चीजें बिजनेस में होती रहती है। सामान परचेज करना होगा, स्टाफ को सैलरी देना होगा, बिजनेस रेंट पे हो सकता है, कमीशन पे ऑफ किया होगा आपको किसी ने, या फिर आपको पे करना है किसी को, लाइक वैसा बिजनेस में होता है ये सब। लेकिन यहाँ पे नेक्स्ट बोला है हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो वैसे भी बिजनेस में नहीं चलता है। दैट मीन्स आपको हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को आपको डिसअलाउ करना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट है इनकम टैक्स। ये जो इनकम टैक्स है ये आपका पर्सनल इनकम टैक्स होगा। कैसे पता चला? क्योंकि बिजनेस का तो मैंने अभी तक कैलकुलेट ही नहीं किया है ना। बिजनेस का तो मैं कैलकुलेट कर रही हूँ अभी। सो आपने क्या किया होगा, ये जो सलमान है उसका रिटर्न फाइल अलग होता है और इसका बिजनेस का रिटर्न फाइल अलग होता है। तो इन्होंने क्या किया, ये सलमान का रिटर्न फाइल करने के बाद उन्होंने 20 सॉरी कितना है इनकम टैक्स, 36,100 रुपीज उन्होंने इनकम टैक्स पे किया, उनका पर्सनल इनकम टैक्स। उन्होंने पर्सनल इनकम टैक्स बिजनेस में डाला। बिजनेस में पर्सनल इनकम टैक्स नहीं चलता है। सो आपको क्या करना है, ये इनकम टैक्स को यहाँ से डिसअलाउ करना है। सो हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को डिसअलाउ होगा, इनकम टैक्स का जो है वो डिसअलाउ होगा। नॉर्मली एडवर्टाइजमेंट बोला है, एडवर्टाइजमेंट हमारे बिजनेस में चलता है। बिजनेस का कुछ प्रोडक्ट का कुछ एडवर्टाइज करना है, कर सकते हो। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सी कैपिटल मतलब क्या, जो बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। तो आपने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है उसके लिए तो आप नेट प्रॉफिट लेके जा रहे हो ना, तो इंटरेस्ट अलग से क्यों चाहिए आपको? इफ यू आर टेकिंग ना नेट प्रॉफिट, तो आपको इंटरेस्ट हम लोग अलग से क्यों दे? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, ये भी पर्सनल हो जाता है। खुद ने पैसा इन्वेस्ट किया, खुद ही इंटरेस्ट ले रहे हैं, मतलब खुद का ही बिजनेस में तुम खुद ही अपना अलग से इंटरेस्ट लेना चाह रहे हो। अगर आपने बाहर से लोन लिया होता और उसके ऊपर इंटरेस्ट देते तो चलता। इंटरेस्ट ऑन लोन बिजनेस में चलता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस में चलेगा नहीं। तो आपको यहाँ पे हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को डिसअलाउ करना है, इनकम टैक्स को डिसअलाउ करना है, एडवर्टाइजमेंट को डिसअलाउ नहीं करना है क्योंकि वो बिजनेस का है, चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको डिसअलाउ करना है क्योंकि ये पर्सनल है। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर बैड डेट। अगर आपके बिजनेस में बैड डेप्स हुआ है, दैट इज नुकसान हुआ है, तो चलता है। लेकिन तुम नुकसान होगा और उसका आपने प्रोविजन करके रखा है, तो वो बिजनेस में
नहीं चाहिए, इसको आपको डिसअलाउ करना पड़ेगा। एंड एज आई टोल्ड यू, पीएनएल का जो डिप्रिसिएशन होगा उसको हमेशा डिसअलाउ करना है, और एडजस्टमेंट का जो डिप्रिसिएशन होगा उसको हमेशा अलाउेबल करना है। समझ में आया? तो मतलब ये सब में ज़्यादा कुछ भी नहीं था। हम लोग देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। एडजस्टमेंट तो हम लोग ने कल देखा ही था। एडजस्टमेंट में कुछ बोला है क्या डिसअलाउ करने के लिए? या एडजस्टमेंट में आपको एक तो ये चीज़ें देखनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 1, दैट इज ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने आपको बताया था कि ओपनिंग स्टॉक आपको ऐड करना है और क्लोजिंग स्टॉक आपको लेस करना है। जो भी अमाउंट हम लोगों ने कल कैलकुलेट किया था वो इन द लास्ट लेक्चर। उसके बाद डिप्रिसिएशन आप लोग को मैंने बोला ये अलाउेबल करना है, तो लेस अलाउेबल में हो जाएगा ये। मतलब क्लोजिंग स्टॉक जहाँ माइनस करोगे वहाँ पे आपको डिप्रिसिएशन भी माइनस करना है। उसके बाद ये थर्ड वाला भी देखो, थर्ड वाला भी माइनस करना है, क्योंकि आपके सेल्स के अंदर इतना प्रॉफिट इंक्लूड है, बट ये जो प्रॉफिट है वो पर्सनल प्रॉफिट है, बिकॉज गुड्स पर्सनल यूज हुआ है, तो प्रॉफिट भी जो होगा वो पर्सनल होगा। तो आपको क्या करना था, 27,850 माइनस आपका जो मार्केट वैल्यू है दैट इज 45,250, दोनों को माइनस करो। आपने इतना सेविंग किया है, इसके लिए आपको इतना प्रॉफिट हुआ है। क्योंकि नॉर्मली अगर ये गुड्स आपने अगर बाहर से खरीदा होता तो 45,250 में आपको पड़ता, लेकिन वो गुड्स आपने खुद बेचते हो तो आपने वो 41,250 में आप नॉर्मली सेल करते हो। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कितना पैसा आपने बचाया है, तो आपको दोनों का डिफरेंस देखना है, जो भी आएगा उसको लेस करना है। मतलब क्लोजिंग स्टॉक लेस होगा, जो 10% का अमाउंट है वो, डिप्रिसिएशन लेस होगा एडजस्टमेंट वाला, और ये थर्ड वाला अमाउंट भी दोनों का डिफरेंस है वो लेस होगा। क्लियर हुआ? एंड फोर्थ वन इज हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के अंदर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स पीपीएफ है। पीपीएफ वाला जो अगर कंट्रीब्यूशन है ये हम लोग लेते नहीं है, हम लोग को बिजनेस के लिए आरपीएफ का चाहिए। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी आपको इग्नोर करना है, वैसे भी हम लोग हाउस होल्ड एक्सपेंसेस को तो इग्नोर ही कर रहे हैं, तो वो कुछ नहीं होगा। उसके बाद अगर आप नेक्स्ट देखोगे, लास्ट ऑन सितंबर 2019 में हुआ है ये 2019, जैसे कि बोला है आपको सलमान को गिफ्ट मिला है 96,000 का। मैंने आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में बताया था गिफ्ट का पूरा चार्ट। अगर आपको गिफ्ट मैरिज में मिल रहा है या रिलेटिव से मिल रहा है, एग्जाम्प्ट है। नॉन रिलेटिव से मिल रहा है, मैरिज में मिल रहा है, तो एग्जाम्प्ट है। लेकिन अदर केसेस में अगर आपको मिल रहा है, कोई फ्रेंड ने आपको गिफ्ट दिया या कुछ और केस है, तो 50,000 तक एग्जाम्प्ट है। 50,000 के ऊपर 1 रुपया भी रहेगा, इवन अ सिंगल रुपी रहेगा, आपको फुल्ली टैक्सेबल करना है। मतलब ये जो मुझे गिफ्ट मिला ये मेरा प्रोफेशनल गिफ्ट नहीं है, ये मेरा फ्रेंड से गिफ्ट मिला है। जब मुझे फ्रेंड से गिफ्ट मिला है तो ये आपका अदर सोर्स का इनकम है। मतलब हम लोग टोटल इनकम का सम कर रहे हैं, और ये सम में दो इनकम है। दैट इज ये फिफ्थ वाला एडजस्टमेंट, दैट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 96,000 एंड बिजनेस एंड प्रोफेशन, दो इनकम है। लेट्स सी इसका सोल्यूशन कैसा होगा। आपको मेन में नेम ऑफ एसएससी लिखना है, मिस्टर सलमान आएगा, उसका ये कैलकुलेशन है। आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन का टोटल आपको यहाँ पे लाना है। मतलब पहले ये तो मेन फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट भी हम लोगों ने डिस्कस किया है ऑलरेडी, सब नहीं लिखा है मैंने। इनकम फ्रॉम जितना आपके बिजनेस में इनकम होगा, मतलब जितना आपका इनकम होगा उतना आप लिख सकते हो। तो ये पर्सन का दो इनकम है, एक तो बिजनेस एंड प्रोफेशन और एक तो है वो अदर सोर्स। ठीक है, सो यहाँ पे अदर सोर्स में तो एक ही है, दैट इज गिफ्ट 96,000, वो डायरेक्टली लिख सकते हो आप 96,000, क्योंकि एक ही है। दो तीन होता तो उसका भी कैलकुलेशन आता। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अभी इसका आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, तो लेट्स सी इसका कैलकुलेशन कैसे हुआ होगा। आप किसी ने भी किया नहीं क्या? एक भी जन ने सब नहीं सॉल्व किया है? ठीक है, लेट्स सी मैम हम मेरा लोग। 9,72,28 आया। 9,52,000 74 72 20,000 हाउस होल्ड ऐड नहीं किया क्या आपने? हाउस होल्ड 9 lakh एक्सपेंसेस। 9,74,928 ओके, पता 1 रुपए का नहीं वो तो ठीक है, हाँ। मतलब 20,000 का आपको डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे। आपने हाउस होल्ड एक्सपेंसेस ऐड नहीं किया है क्या डिसअलाउ किया। में? किया, चलो ठीक है, चलो देख लेते हैं सोल्यूशन कैसे आएगा। यहाँ पे उस दिन देखो मैं ये वर्किंग नोट भी है, मैंने फर्स्ट एडजस्टमेंट का ये वर्किंग नोट है। क्लोजिंग स्टॉक है, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक 2,10,000 दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसको आपको अज्यूम करना है, क्योंकि वो 90% है। क्यों अज्यूम करना है? क्योंकि इन द एडजस्टमेंट दे आर सेइंग बिकॉज इट्स अ 10% बिलो कॉस्ट आपने रिकॉर्ड किया है। दैट मीन्स यू कैन से दैट 2,10,000 जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक वो 90% है, तो मेरे को तो 10% कम पड़ रहा है ना।
तो 10% कितना होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, 2,10,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 90, सो यू विल गेट अ अमाउंट ऑफ ₹23,333। तो आपको इसको लेस करना है आपके बिजनेस से, समझ में आया? तो डेप्रिसिएशन के साथ इसको भी आपको माइनस करना है। नेक्स्ट आपको ओपनिंग स्टॉक देखना है। ओपनिंग स्टॉक में भी बोला है कि 10% जो है वो क्या है, अंडर वैल्यू है। जब मेरा क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू है तो हम लोग चेक करते हैं कि अमाउंट कितना था। ओके, सो 1,04,000 अगर 90% है तो 10% कितना होगा वो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, ठीक है? सो हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन वगैरह आप करोगे अगर, तो 11,556 रुपीज़ आ रहा है। उसको आपको यहाँ पे 1 रुपया मैं राउंड ऑफ करना था, यहाँ पे 11,555 आ रहा है, उसको आप राउंड ऑफ करोगे तो 556 हो जाएगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये फर्स्ट एडजस्टमेंट क्लियर है? आपने 10% से कम रिकॉर्ड किया है बिलो कॉस्ट। सो आपको क्या करना है, क्लोजिंग अगर अंडर वैल्यूएशन है तो आपको उसको लेस करना पड़ेगा, लाइक 1 सेकेंड, हाँ, क्योंकि वो नॉर्मली बिजनेस में चलता है ना, और यहाँ पे जो होगा ओपनिंग स्टॉक का वो आपको चलेगा। ऐड तो होगा आप, ना हाँ हाँ, क्लोजिंग स्टॉक 10%। क्लोजिंग स्टॉक ऐड होगा अलाउेबल में, बराबर। और ओपनिंग, चलो देख लेते हैं एक बार इसका सोल्यूशन भी, ठीक है? सो दिस इज द वर्किंग नोट नंबर 1। क्योंकि इसको हम लोग वर्किंग नोट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि मेन जो सम है वो आपका मेन जो है फर्स्ट पेज है, क्योंकि हम लोग टोटल इनकम का सम कर रहे हैं। तो जब भी हम लोग टोटल इनकम का सम करते हैं ना, तो क्या होता है, मेन पेज जो होता है दैट इज योर टोटल इनकम का फॉर्मेट, जहाँ पे आप लोग एग्जाम्पशन देने वाले हो, डिडक्शन देने वाले हो और टैक्स कैलकुलेट करने वाले हो, वो मेरा मेन पेज हो जाता है। ये सब आपको जितने भी इंडिविजुअल चैप्टर्स होंगे वो आपको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट नंबर 1 डाला है, दैट इज मेरा ये जो होगा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आएगा। देखो चेक करना जरा आपको यहाँ पे कैसे करना है। यहाँ पे आएगा नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करना है। तो इन द क्वेश्चन नेट प्रॉफिट इज गिवन, दैट इज 8,50,250 रुपीज दे हैव गिवन यू। अगर आप यहाँ पे देखोगे लेफ्ट साइड में, तो इनकम क्रेडिटेड टू पीएनएल अकाउंट आर एग्जाम्प्ट नॉट इनकम, मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, अगर पीएनएल साइड में जाना है और पीएनएल साइड में कुछ क्रेडिट साइड पे कुछ एग्जाम्प्ट है या इनकम नहीं है या दूसरे हेड में टैक्सेबल है, ऐसा कुछ दिख रहा है आपको, तो आपको लेस करना है ये वाले इधर। पर हम लोग ने सिर्फ देखा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक ही था, दोनों बिजनेस का ही है, आपको कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखो हम लोग ने यहाँ पे एड डिसअलाउएबल एक्सपेंसेस में किया हुआ है, सबने हम लोग ने देख लिया जो जो अमाउंट है। आप भी चेक कर लो आपका 20,000 का कहाँ मिसमैच आ रहा है, ठीक है? मैम वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो क्वेश्चन में वो 88,000 है 88,000 ऐसा? और इधर 80। हाँ इधर 84 क्यों है? ओके, जस्ट चेक इट, 1 सेकेंड। इनकम फ्रॉम यस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 88,000 है, तो वहाँ पे आपको 84 की जगह पे 88 लेना है, वो रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा, उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। आपका तो बराबर ही है ना? ओके ठीक है, सो चेक कर लीजिए टोटल अभी कितना आता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 84 लिया है, मतलब मुझे 4,000 और लेना है यहाँ पे, तो 1,88,000 यहाँ पे हो जाएगा। तो भी 4,000 कम होगा आपका, 16,000 का और भी कुछ चेंजेस करना पड़ेगा आपको। देखो जरा क्या करना है। प्रोविजन फॉर बैड डेट तो 3,400 ही था ना वहाँ पे क्वेश्चन में। हाँ हाँ, सो वो बरोबर है, डेप्रिसिएशन बरोबर है। आपको यहाँ पे डिसअलाउएबल में डेप्रिसिएशन लेना है यहाँ पे, जो जो मैंने बताया वो। उसके बाद यहाँ पे 3 चीजें लेस करनी है। डेप्रिसिएशन 17,200 जो एडजस्टमेंट में बोल रहा है, उसके बाद हम लोग ने ये कैलकुलेट किया, लेस वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक 11,556, एंड लास्ट का जो प्रॉफिट है फैमिली की यूज के लिए लिया वो भी आपको लेस करना है।
तो आपको यहाँ पे आ जाएगा अमाउंट, ठीक है। तो ये सब में आपको नेट प्रॉफिट तो दिया हुआ ही है 8,50,000, ठीक है। उसके बाद जब आप ये टोटल लोगे ना डिसअलाउएबल एक्सपेंस का, तो 4,000 आप उसमें ऐड कर देना। दैट इज मैंने यहाँ पे 1,84,833 लिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे 1,88,833 लेना है। उसमें 8,50,000 को आप ऐड करोगे और लास्ट में आप ये 42 वाला माइनस कर देना। तो आपको यहाँ पे 4,000 का ऊपर डिफरेंस आया ना, मतलब इसमें 4,000 ऐड कर दो लास्ट वाले में, दैट इज 992,927 है। जस्ट ऐड ऑन 4,000 बिकॉज आई हैव रॉन्गली एडेड ओवर योर। तो यहाँ पे 9,96,927 आपका आंसर, फाइनल आंसर आ जाएगा। 4,000 और बढ़ जाएगा, मतलब आपका डिफरेंस जो आएगा वो 24,000 का आएगा। पहले 20,000 का तो आ ही रहा था, अभी 24,000 का आएगा। ये 4,000 और बढ़ गया है ना। देखा आपने क्या मिस्टेक है? अमाउंट सेम है ना सब? मैम वो प्रॉफिट जो होता है सेल्स में, हाँ वो क्या कौन सा थर्ड एडजस्टमेंट, अमाउंट ऑफ सेल इंक्लूड सम हाँ हाँ बोलिए ना। मार्केट वैल्यू ऑफ दिस कोड है 45,250, हाँ उसका हाँ, डिफरेंस 18,000 आ रहा था ना। डिफरेंस 18,000 आ रहा है, जरा चेक कीजिए। हम्म, ओके लेट्स सी, हम लोग चेक करते हैं बैक जाके, हम लोग एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 45,250 सो आप यहाँ पे माइनस करके देख लो कि आपका वैल्यू मतलब यहाँ पे अमाउंट कितना आ रहा है, क्योंकि 27। उसमें से मार्केट वैल्यू में से आपको ये जो प्रोडक्ट है वो माइनस करना है ना। अच्छा 17,400 आ रहा है, हाँ 17,400 मैंने लेस किया फिर वो, हाँ सो फिर हो तो जाएगा वो वो आपका। अमाउंट तो हाँ चेंज होगा वो। क्यों नहीं आ रहा, सब में नहीं है वो, मार्केट वैल्यू ऑफ दिस गुड्स है ना तो यहाँ 45,250। नहीं नहीं, आपने किससे माइनस किया? आपको मार्केट वैल्यू से माइनस नहीं करना 45 था, नहीं 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 नहीं। आपने खरीदा कितने में एक्चुअली? अभी सी नॉर्मली देखो, मार्केट में वैल्यू जो है प्रोडक्ट का दैट इज 45,250 है, ठीक है। अगर मैं वो मार्केट में जाके खरीदूंगी तो मुझे 45,250 देना है। अगर मैं उधर जाके नहीं खरीद रही हूँ, नॉर्मली मैं कितने में बेचती हूँ देखो जरा। अमाउंट ऑफ सेल्स इंक्लूड्स अ सम ऑफ रुपीज 41,250। सेल्स के अंदर 41,250 इंक्लूड्स है। 41,250 में अगर मेरे पास कोई कस्टमर आता है ना, तो मैं ये प्रोडक्ट उनको 41,250 में बेचती हूँ। मेरे बाजू वाला जो कॉम्पिटिटर है वो 45,000 में बेच रहा है, वो हम लोग को देखना नहीं है, वो जस्ट आपको बताया है यहाँ पे मार्केट वैल्यू कि क्या रेट चल रहा है करके। बट मैं नॉर्मली कस्टमर को कितने में बेचती हूँ? 41,250 में नॉर्मल आई सेल ने टू द कस्टमर। पर्सनल यूज के लिए लिया, जो कि मार्केट वैल्यू ऑफ 45,250 आपने लास्ट लेक्चर में बोला था कि अगर मैं मार्केट से लेती हूँ तो ये 45,250 में बरोबर पड़ता है। बरोबर, अगर मैं पर्सनल मार्केट यूज से है ये ना। प्रोडक्ट खरीदने के, ये बरोबर है, ये पर्सनल है, आपकी बात बरोबर है। लेकिन यहाँ पे अमाउंट जो आपको माइनस करना है वो 45,250 से माइनस नहीं करना है, वो 41,250 से माइनस करना है। 41,250 माइनस 27,850। तो आपको यहाँ पे प्रॉपर आंसर आएगा। 41,250 में से 27,850 आप माइनस करो, क्योंकि मैं नॉर्मली कस्टमर को 41,250 में बेचती हूँ। वो तो मेरे घर वाले आए प्रोडक्ट लेने के लिए, तो मैंने उनसे 41,250 नहीं लिया, मैंने उनको वैसे ही दे दिया फ्री में। तो अगर मैंने उनको फ्री में दिया है तो वो प्रोडक्ट मुझे कितने में आया था वो देखना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्ट मुझे 27,850 में आया था। सो इसके लिए आपको कंपैरिजन करना है कि ये प्रोडक्ट 27,850 में जो मुझे आया था, मैं नॉर्मली इतने में बेचती हूँ 41,250 में। तो बिजनेस के लिए अगर आप देखोगे तो इतना लॉस हो गया, क्योंकि इतना आपको रिकवरी नहीं हुआ। वैसे तो पूरा रिकवरी नहीं हुआ तो लॉस है, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि प्रॉफिट भी हो रहा है कस्टमर उनके हिसाब से, जो मेरे बिजनेस में इंक्लूड हो जाएगा, जो हम लोग यहाँ पे नहीं ले सकते हैं। जिन्होंने यूज किया है दैट इज आपकी फैमिली ने लिया है, तो फैमिली ने लिया है मतलब आपकी फैमिली है, आपके लिए ये प्रॉफिट है। ओके, सो जब ये आपके लिए प्रॉफिट हो रहा है तो ये पर्सनल प्रॉफिट होगा, क्योंकि गुड्स पर्सनल यूज के लिए लिया है। तो नॉर्मल मैं 41,250 में बेचती हूँ, बट मैंने अभी 27,850 में उसको खरीदा था। तो आपको इन दोनों का डिफरेंस देखना है। सो इन दोनों का डिफरेंस आपको वही आएगा 13,400 रुपीज। 13,400। हाँ तो उतना ही मेरा फायदा हुआ, क्योंकि मैं मेरे इधर से ही खरीद रही हूँ ना।
पैसा भी देती तो मेरे इधर ही देना पड़ता मुझे, क्योंकि मैं बाहर क्यों जाऊँ? जब मेरा खुद का बिजनेस है तो मैं प्रोडक्ट मेरी इधर से ही खरीदूंगी ना, बाहर क्यों जा सकती हूँ? तो वो था ये सीन, ठीक है। सो आपको टोटल आ गया, फॉर एग्जाम्पल से अज्यूम करना ये तो पूरा सम हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग को ओवरऑल सम करना, कैलकुलेट करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप देखोगे, ठीक है, इसका सोल्यूशन देखते हैं। अज्यूम करना आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन 9,92,000 है, बट यहाँ पे 9,96,000 आ रहा है, 9,96,927 आंसर आ रहा है सॉल्व करने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे अज्यूम करो जितना है उतना ही आ रहा है, तो हम लोग देखते हैं। उसके बाद इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, हम लोग को जो गिफ्ट आया था वो, मतलब ये पर्सन का जो सलमान है, एसएससी जो है हमारा, उसका दो इनकम है। एक तो उसका बिजनेस है, तो बिजनेस से मुझे 9,92,927 का अमाउंट आ रहा है, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो गिफ्ट भी आया है, गिफ्ट भी इनकम है, लेकिन वो अदर सोर्स का इनकम है, दैट इज 96,000। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, दोनों का टोटल करना है। तो अभी आप बताओ कि ग्रॉस टैक्सेबल इनकम कितना है सलमान का, तो आपको ये दोनों का अमाउंट टोटल करके आप बता सकते हो कि वो ग्रॉस टोटल इनकम ऑफ सलमान का 10,88,927 है, ठीक है। अभी इसमें से आप क्या करोगे, जो भी डिडक्शन होंगे वो आपको माइनस करना है। अभी हम लोग ने पूरा सम पढ़ा, आपको किधर भी डिडक्शन दिखा क्या? अभी डिडक्शन कैसे दिखेगा, सम में आपको पूरा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। हम लोग ने पीएनएल तो पूरा ध्यान से पढ़ा, क्योंकि डिसअलाउ किया, अलाउ किया, जो सब किया वो हमने पढ़ा ध्यान से। एडजस्टमेंट हमने पढ़ा, हम लोग को एडजस्टमेंट में अगर आपने फोर्थ एडजस्टमेंट ध्यान से पढ़ा होगा, सो फोर्थ एडजस्टमेंट में आपको बोला है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,000 टूवर्ड्स पीपीएफ। सो ये जो आपको दिया है ना, इसका आपको एग्जाम्पशन लेना पड़ेगा, सॉरी डिडक्शन लेना पड़ेगा एटीसी में। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए क्वेश्चन पढ़ने के बाद, या फिर ऐसे सब आपके पास डिटेल्स होगा। रियल लाइफ में भी आपके पास पता होना चाहिए। कस्टमर से पूछ लेने का कि सर आपने कुछ भी एक्सपेंसेस किया है क्या, कुछ भी डिडक्शन वगैरह मिल रहा है यहाँ पे, कुछ एक्सपेंसेस किया है या कुछ कॉन्ट्रो किया है क्या, आपने कॉन्ट्रीब्यूशन कुछ किया है क्या? तो कॉन्ट्रीब्यूशन किया है तो एटीसी इज मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन ना, एटीसी सी स्टैंड्स फॉर कॉन्ट्रीब्यूशन। तो आपने जहां जहां भी कॉन्ट्रीब्यूशन किया होगा, जहां जहां भी इन्वेस्टमेंट किया होगा, वो अमाउंट आप माइनस कर सकते हो यहाँ से। दैट मीन्स कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 1,000 टूवर्ड्स पीपीएफ, वो आपको यहाँ से डिडक्शन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, डिडक्शन ग्रॉस टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A, दैट इज एटीसी का डिडक्शन है। यहाँ पे एक ही है, इसके लिए मैंने डायरेक्टली आउटर कॉलम में ले लिया है, अदरवाइज मुझे एटीसी अंदर लिखना पड़ता, दो तीन होते तो टोटल लेके इनर कॉलम में आता, फिर आउटर कॉलम में जाता, और भी डिडक्शन हो सकते थे तो हम लोग ऑलरेडी पढ़े हैं, एटीसी, एटीडी, एटीई, एटीयू एंड ऑल जो भी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 10,88,927 जो आपका ग्रॉस टैक्सेबल इनकम है, उसमें से आप क्या करो, डिडक्शन एटीसी का माइनस करो, दैट इज 1,000। क्लियर? सो आपको यहाँ पे एक अमाउंट आएगा 10,87,927। तो यहाँ पे आपका नेट टैक्सेबल इनकम, आपका इनकम कितना है, 10,87,927। आपका यहाँ पे जो अमाउंट आया दैट इज नेट टैक्सेबल अमाउंट। समझ में आया? सो अभी क्या करोगे, ये मेरा इनकम हुआ ना, 10,87,000 तो मेरा इनकम हो गया। ये इनकम पे मुझे टैक्स पे करना है। सो टैक्स पे करने के लिए आपको स्लैब रेट याद होना चाहिए कि 2.5 लाख तक मेरा नील है, 2.5 लाख से मतलब 5 लाख तक जाओगे तो 5% लगेगा, 5 लाख से 10 लाख के तक जाओगे तो 20% लगेगा। सो हम लोग का इनकम कितना क्रॉस हो गया है, नेट टैक्सेबल इनकम आपका जो है दैट इज 10,87,927 आपका यहाँ पे क्या है, नेट टैक्सेबल इनकम है। ओके, तो अभी आप क्या करोगे, 10,87,927 को हम लोग बाइफिकेशन करते हैं, क्योंकि 0 से 2,50,000 अगर मेरा इनकम है तो मुझे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। मतलब 10 आउट ऑफ योर 10,87,927 में से 2.5 लाख माइनस करो, दैट इज एग्जाम्प्ट अमाउंट। तो मैंने 2.5 लाख यहाँ पे इनर कॉलम में लिख के नील रख दिया आउटर कॉलम में। समझ में आ गया? उसके बाद नेक्स्ट आपको बोला है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक जाता है तो आपको 5% देने का है। तो हम लोग का इनकम तो 10 लाख तक जा रहा है, 5 लाख तक नहीं जा रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं जा सकते थर्ड स्लैब में। डायरेक्टली आप थर्ड स्लैब में नहीं जा सकते हो कि अरे 10 लाख के ऊपर जा रहा है अपन चलते थर्ड स्लैब में जाते सीधा, ऐसा नहीं होगा। आपको क्या करना पड़ेगा, यही इनकम को डिवाइड करते करते आपको जाना पड़ेगा। कैसे कैलकुलेट करते वो बता रही हूँ मैं। फर्स्ट 2.5 लाख जो होगा वो नील आएगा, तो उसका ऊपर मैंने कैलकुलेशन नहीं किया, ठीक है।
उसके बाद 10,87,000 में से 2.5 लाख माइनस करो, जो अमाउंट बचेगा उसको नोट डाउन करके रखो। फिर नेक्स्ट बोला है कि अगर आपका इनकम 2.5 लाख से 5 लाख तक है तो आपको 5% देना है, मतलब 5% आएगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है दैट इज 2,50,000 माइनस 5 लाख, जो डिफरेंस आएगा उसके ऊपर 5% देना है। दैट इज 2,50,000 आएगा वो दोनों का डिफरेंस, तो 2,50,000 पे 5% चार्ज करना है, दैट इज 12,500। फिर आपको आगे बढ़ने की जरूरत है क्या? यस, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, बिकॉज आपका इनकम 5 लाख भी क्रॉस हो रहा है, दैट इज 10 लाख भी क्रॉस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख से अगर आपका इनकम है और अगर आपका इनकम 10 लाख तक जाता है, 5 लाख से 10 लाख के बीच में अगर आपका इनकम है, तो आपको 20% टैक्स रेट पे करने की जरूरत है। लेकिन मेरा इनकम तो 10 लाख के भी ऊपर है ना, तो आप क्या करोगे, 5 लाख में से 10 लाख माइनस करो, जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज 5 लाख। 5 लाख में से 20% आपको चार्ज करना है, वही बोला है यहाँ पे। 2.5 लाख तक आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो 2.5 लाख पे नील। नेक्स्ट 2,50,000 से 5 लाख के बीच में जो भी डिफरेंस आएगा दैट इज 2 लाख, 2,50,000, उसके ऊपर आपको 5% चार्ज करना है। सो यू विल गेट 12,500 ओवर योर। नेक्स्ट अगर आप देखोगे 5 लाख से 10 लाख के बीच में रहेगा तो आपको 20% चार्ज करना है, तो दैट इज 5 लाख पे 20% चार्ज करोगे तो आपको यहाँ पे 1 लाख रुपया मिलेगा। क्या अभी भी यहाँ पे बस होता है या आगे बढ़ना है आपको? आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक हम लोग ने 10 लाख के स्लैब में ही है। लेकिन मेरा इनकम जो है, जो नेट टैक्सेबल इनकम है, वो आपका अबाउट 10 लाख है। जब अगर मेरा अबाउट 10 लाख है तो मेरा स्लैब क्या बोल रहा है, 2,50,000 तक तो नील है। 2,50,000 से 5 लाख तक आपको 5% पे करना है। 5 लाख से 10 लाख रहेगा तो 20% पे करना है, और अबाउट 10 लाख रहेगा तो 30% पे करना है। तो यहाँ पे आप देखो 10 लाख तक मैं ऑलरेडी टैक्स कैलकुलेट कर चुकी हूँ, 1,12,500। अभी बाकी का जो रिमेनिंग बचा है अबाउट 10 लाख कितना है यहाँ पे, 10 लाख के ऊपर कितना अमाउंट दिख रहा है, दैट इज 87,927। 87,927। यस, तो अबाउट 10 लाख जितना भी रहेगा उसके ऊपर 30% चार्ज करना है, मतलब 87,927 पे आपको 30% चार्ज करना है। लेट्स सी कैसे करते हैं। ये देखो अबाउट 10 लाख है, तो अबाउट 10 लाख जितना रहेगा उतना लेने का यहाँ पे, दैट इज 87,927 को आपको 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे एक अमाउंट आएगा दैट इज 26,378, 26,378। तो मेरा जितना भी इनकम हो गया है, आपको इनकम को क्या करना है, टोटल करना है। टोटल कैसे करोगे, एक तो मुझे अबाउट 10 लाख का 26,378 आया, उसको आपको कैलसी पे लेना है, और इसके पहले के ये दो अमाउंट लेने, 2.5 लाख तक तो नील है। फिर आपने सेकंड कैलकुलेट किया तो 12,500 आ रहा है। नेक्स्ट 1 लाख आ रहा है, मतलब यहाँ पे मेरा टोटल 1,12,500 आ रहा है। सो कैलसी पे 1,12,500 प्लस 26,378 अगर आप करते हो तो यू विल गेट 1,38,878 रुपीज। क्लियर हुआ यहाँ पे? उसके बाद ये जो भी अमाउंट है इसके ऊपर आपको 4% सेस चार्ज करना ही है, नॉर्मली सेस चार्ज करना है मुझे, तो यहाँ पे आप सेस चार्ज कर दो। जो भी अमाउंट दिख रहा है 1,38,000, मतलब जो भी अमाउंट है आपके पास, यहाँ पे टैक्स का अमाउंट मुझे मिल गया, दैट इज 1,38,878 टैक्स का अमाउंट है। टैक्स के अमाउंट में 4% एजुकेशन सेस ऐड कर दो, तो 5,555 रुपीज आ रहा है। तो उनको ऐड करोगे तो मेरा गवर्नमेंट को टैक्स लाइबिलिटी जो पे करने को आया दैट इज 1,44,433 मेरा टैक्स लाइबिलिटी आ रहा है। मतलब आपको यहाँ तक पूरा सॉल्व करना है, तो मुझे एक बार आइडिया आ गया कि 1,44,433 मुझे पे करना है। लेकिन अगर आपने पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सम में किधर भी नहीं बोला है कि आपने टीडीएस पे किया है, एडवांस टैक्स पे किया है, ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, 1,44,433 में से अगर आपने कुछ पे ऑफ किया होता तो आप माइनस कर सकते हैं, लेकिन आपने पे ऑफ नहीं किया है, ऐसा कुछ भी नहीं बताया है कि आपने ऑलरेडी पहले से टैक्स नहीं पे किया है, तो आप यहाँ से टीडीएस वगैरह कुछ माइनस नहीं करोगे। तो आपका फाइनल टैक्स पेबल जो आएगा दैट इज 1,44,433। तो ये आपको इतना अमाउंट आया फाइनल आंसर, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। समझ में आ गया क्या? Was the first question. We'll continue second question in the next lecture. मैम